सबसे बड़ी खबर यह है कि एक के बाद एनकाउंटर और एनकाउंटर के बीच चुनाव, तो एनकाउंटर के बाद हो गई बंपर वोटिंग। जी हां, यूपी में आज वोटिंग भी थी। तस्वीरें देखिए जरा, भारी भीड़ वोट देने पहुंची सुबह से ही। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, भारी भीड़ लगी थी पोलिंग बूथ पर। ये आप देख रहे हैं, हर मजहब के लोग पहुंचे वोट देने के लिए। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। अब अगली तस्वीर दिखाइए, योगी आदित्यनाथ भी वोट देने के लिए पहुंचे। ये आप देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी वोट किया। योगी के लिए बड़ा दिन था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, बड़े चेहरे ये देख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वोट करने के लिए पहुंचे। राजनाथ सिंह साहब के अलावा कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती, ब्रजेश पाठक पहुंचे वोट देने के लिए। ये सारे वीवीआईपी वोट देने पहुंचे। और अब मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। देखिए जरा, एनकाउंटर के बीच ये वोटिंग हुई। क्या एनकाउंटर का असर वोटिंग पर पड़ा? छप्पर फाड़ कर क्या लोगों ने वोट दिया है? रिपोर्ट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश ने आज पहले राउंड का फैसला सुना दिया। दूसरे राउंड में सियासी दलों के बीच अगले हफ्ते घमासान होगा। अब तक जो संकेत मिले हैं उससे साफ है कि यूपी में कुछ बड़ा होने वाला है। जनता कोई बड़ा फैसला सुनाने वाली है, क्योंकि राज्य में एनकाउंटर के बाद बंपर वोटिंग की खबर है। तो सवाल ये कि अतीक, अशरफ और असद के खात्मे के बाद जनता ने योगी सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। फैसला 13 मई को आएगा, लेकिन संकेत कुछ ऐसे ही है। जब उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार आई तो जो कानून व्यवस्था को व्हील चेयर पर ले जाते थे, भाइयों बहनों, आज उन्हीं को व्हील चेयर में पहुंचाने का काम कर दिया गया। दरअसल अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। 2024 से ठीक पहले यूपी में यह आखिरी घमासान है। नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में अगर बीजेपी ने कोई करिश्मा कर दिया तो उसके लिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। और इसलिए पार्टी ने यूपी में मुस्लिम उम्मीदवारों पर भी दांव लगाया है। और आइए अब मैं आपको बताता हूं, एनकाउंटर के बाद जो आज वोटिंग हुई है, इस वोटिंग का असर कितना देखा गया है, ये आपको बताने जा रहा हूं। किन किन जिलों में वोटिंग हुई है, किन किन शहरों में, किन किन वार्ड में वोटिंग हुई है और कैसे वोटिंग हुई। देख रहे हैं, योगी का बुलडोजर चला है, अखिलेश की साइकिल चली है या बहन जी का हाथी। 10 नगर निगम के लिए वोट डाले गए आज और 104 नगर पालिका परिषद में वोटिंग हुई है, जबकि 276 नगर पंचायत में मतदान हुआ। इसमें 2,40,00,000 लोगों ने वोट डाला, जो 150 विधानसभा सीटों को कवर करती है। लोकसभा की 35 सीटें इसके दायरे में आती है। मतलब जीत हार से 2024 के साफ संकेत मिलेंगे। इसे 24 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और इसलिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। योगी आदित्यनाथ खुद मोर्चा संभाले हुए थे, मुख्यमंत्री खुद नगर निगम और निकाय चुनाव में मेहनत कर रहे थे। 4.5 करोड़, 4,40,00,000 से ज्यादा वोटर थे, जो कि 22 राज्यों के वोटर से भी ज्यादा है। यूपी में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। दूसरे चरण में वोटिंग 11 मई को होगी अब, जिसमें 7 नगर निगम के लिए वोट डाले जाने हैं। चुनाव नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। आइए अब आपको सुनवाता हूं योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और मुझे विश्वास है कि शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव दोनों चरणों में, पहला चरण आज 4 मई को और दूसरा 11 मई को संपन्न होगा। 13 मई को मतगणना संपन्न होगी। आइए अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले एनकाउंटर का असर प्रयागराज में होगा। प्रयागराज से अतीक, अशरफ, असद, गुलाम ये सब आते थे। तो आइए आपको प्रयागराज में वोटिंग कैसी हुई ये आप देख रहे हैं। देश का नक्शा, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज। और अब मैं आपको दिखाता हूं प्रयागराज में उस जगह वोटिंग हुई जहां अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वोटिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, असद और गुलाम इसी प्रयागराज से आते थे, वहां आज वोटिंग हुई। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं अरबाज जो गाड़ी चला रहा था, उसका एनकाउंटर हुआ प्रयागराज में। यहां अगली तस्वीर दिखाई जरा, और उस्मान को ढेर किया गया। अब आइए आपको सुनवाते हैं, इस प्रयागराज में जब आज वोटिंग हुई तो लोग क्या सोचकर वोट करने के लिए, सुनिए प्रयागराज के लोगों को। यहाँ के आम जनमानस में जो अब भय मुक्त होने का है, हर इंसान अपनी अपनी आवाज उठा सकता है। जो दबाव था, जमीनों पे कब्जा, गुंडागर्दी, माफियागिरी, इनका प्रयागराज से जड़ से खात्मा हो चुका है और प्रदेश की जनता इस समय बहुत राहत महसूस कर रही है। जो गुंडाई कर रहा है उसको सबक सिखाया जा रहा है। शरीफ आदमी तो आराम से 12 रात तक अपनी फैमिली को लेकर सिविल लाइन्स पे टहल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। चोरी छिनैती, कभी हम लोग हर दिन अखबारों पढ़ते थे कि आए दिन वहाँ स्कूटर उठ गई, स्कूटी चोरी हो गई, सारी चीजें खत्म हो गई हैं। तो ये सब कंट्रोल है, बहुत अच्छा है। हम तो चाह ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री ऐसे ही रहे। यूपी में सब चंगा है, लेकिन सरकार का विचार नंगा है। कारण ब्रजभूषण सिंह, ब्रजेश सिंह, अभय सिंह, धनंजय सिंह, ये सब मतलब ये माफिया नहीं है क्या?
ये कोई खेती तो नहीं कर रहे हैं ना, ये भी तो माफियागिरी ही कर रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? इतना अच्छा रहेगा कि देखिए पूरे माफिया का खत्मा हो गया है और जो उठेंगे वो भी खत्मा होगा। और हम ये कहते हैं योगी सरकार से ये ऐसा ही चलता रहे और उनकी सरकार बनती रहे। पिछले 42 साल से करीब प्रयागराज में हूँ, लेकिन पिछले 6-7 साल में जो डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है उसको बयान नहीं किया जा सकता है। और मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे अपनी जिंदगी में प्रयागराज में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छा बदलाव है, शांति है पूरी तरह से। अब जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो बहुत अच्छी है। काफी कुछ बदला, कानून व्यवस्था बदल गई, माफियाओं का थोड़ा डर कम हो गया लोगों को। पब्लिक जो रात में निकलने डरती थी अब निकल रही है, औरतों को बहुत ज्यादा सेफ्टी मिली है। जो हुआ है अच्छा हुआ है, सारी अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रयागराज का हाल आपने देख लिया, बाकी यूपी में हाल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। सब ने निकाय चुनाव में मेहनत की है, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती, लेकिन सबसे ज्यादा मेहनत किसने की है वही रिजल्ट भी पाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं इस चुनाव में भी सबसे ज्यादा जमीन पर कौन था, किसके साथ वोटर खड़ा होगा, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका वाड्रा, 8 सभाएं और रैली, 28 सभाएं और रैलियां योगी ने की। मुख्यमंत्री ने कितनी की? नगर निकाय के लिए 28, अखिलेश यादव सिर्फ 5। अब सोचिए किसका कितना भार था इस नगर निकाय और नगर निगम पर। मायावती 0 और प्रियंका वाड्रा 0। अब 0 सभाओं के बाद कितना वोट मिलना चाहिए ये जनता जानती है उत्तर प्रदेश की। और योगी ने जो मेहनत की, क्या वो रिजल्ट में निकल कर आएगी? ये मुझे लगता है गोरखपुर के लोग से बेहतर कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इस निकाय को माना जा रहा है, लोगों को सुनवाएंगे गोरखपुर के लोग क्या कह रहे हैं। इस निकाय चुनाव को दरअसल 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। सुनिए जरा गोरखपुर के लोगों को। सबका साथ सबका विकास वाली बात जो महाराज जी ने और योगी जी ने, मोदी जी ने सब कहा हुआ है, वो धरातल पे दिखाई दे रहा है। हर जगह पुल बन रहा है, हर जगह सड़क बन रही है, हर जगह निर्माण, सीवर लाइन का कार्य हो रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि प्रत्येक जनता के लाभ के लिए योगी जी कार्य कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा तो सिर्फ यही है, विकास का। मैंने विकास के नाम पे वोट दिया है। विकास बहुत हुआ है गोरखपुर में, पहले की अपेक्षा। मैं 17 साल से गोरखपुर में रह रही हूँ, लेकिन जितना विकास योगी जी के राज में हुआ है, मुझे बहुत खुशी है कि मैं अकेले जहाँ चाहूँ निकल सकती हूँ, स्वतंत्र हूँ अकेले आने जाने में, जैसे कोई डर नहीं है। सारी सड़कें, नालियाँ और सब सफाई की व्यवस्था पूरी सुदृढ़ है और हम लोगों को किसी तरह कोई शिकायत नहीं है और विकास हुआ है। और ये गोरखपुर पूरे प्रदेश का एक नजीर बना है और ये नजीर मुझे लगता है कि 2024 में भी दोहराया जाएगा। जनता को सरकार से पूर्ण सहयोग मिले और जनता सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट रहे और सभी को सामान्य रोजगार मिले, इसी मुद्दे पे जो है हम लोगों ने वोट दिया है। का कार्य अच्छा से हो रहा है, जो नाली बन रही है, रोड बन रहा है, शौचालय बन रहा है, सबका कार्य भाजपा सरकार अच्छी तरह कर रही है। जो सब और आइए अब 2024 की बड़ी तैयारी की गई है, इसलिए पहली बार बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारे, यूपी में मुस्लिम कैंडिडेट उतारे। आइए अब आपको बताते हैं मुस्लिम दांव कितना चलेगा। ये तो मुसलमानों से हमारे सहयोगी ने जाकर पूछा, वो क्या जवाब दे रहे हैं, वो भी काशी के मुसलमान, आपको बताऊंगा। लेकिन देखिए जरा कितने मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने उतारे। दरअसल इस बार निकाय चुनाव में टेस्ट यूपी में ये बड़ी चाल मानी जा रही है, रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर दी और अब तक पार्टी को 10% मुसलमान वोट मिलते थे, 90% मुस्लिम वोट पर विरोधी दलों का कब्जा था। तो इस बार यह आंकड़ा बदलने के पूरे आसार जताए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और पार्टी ने 391 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, 391। 5 उम्मीदवार नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष के लिए, 35 उम्मीदवार नगर पंचायत के अध्यक्ष के लिए और 351 उम्मीदवार पार्षद सीट के लिए उतारे। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि मुसलमान वोटर्स बढ़ चढ़कर वोट देने के लिए पहुंचे। ये आप देख रहे हैं मुस्लिम इलाकों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां मुस्लिम वोटर निकले वोट देने के लिए। और कहां कितना मुस्लिम वोट है ये मैं आपको बताऊं, कौन सी सीट है, कौन सा वार्ड है, कौन सा जिला है जहां ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। देखिए है तो ऐसे लगभग 20 से ज्यादा जिले, लेकिन 10 बड़े जिले कौन से हैं मैं आपको दिखाऊंगा। यूपी में देखिए जरा, अमरोहा में 34% मुसलमान हैं, ऊपर से शुरू करते हैं। सहारनपुर में 42%, बिजनौर में 43%, मुरादाबाद में 51%, रामपुर में 50%, अमरोहा में 34%, मुजफ्फरनगर में 41%, शामली में 42%, मेरठ में 34%, बहराइच में 34% और बलरामपुर में 38% मुस्लिम वोटर हैं। अब आपको सीधे लिए चलते हैं, कहां के मुसलमानों को सुनना चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं काशी से, वाराणसी से आते हैं पीएम मोदी, सांसद हैं वाराणसी से, 24 में भी संभव है वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे। वाराणसी के मुसलमान क्या कह रहे हैं सुनिए।
सबसे पहला मुद्दा हम तो यही कहेंगे, नारी सुरक्षा, जो हमारे लिए इतना जरूरी है और हो भी रहा है। पहले तो हम लोग रात को 10 बजे के बाद नहीं निकल पाते थे, और अब ऐसा है कि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भी अगर कहीं आपको इमरजेंसी हुआ तो आप अकेले जा सकते हो। और जो हमारे यहाँ जो हम कहेंगे बनारस, जो एक यो मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी कोई 2024 के अभी आप जितना दिन वो है मोदी जी ही रहेंगे। तो 2024 में ऑब्वियसली मोदी जी तो है ही, हाँ, और बाकी तो बात की बात है। सब शांति से हो देश में, जो करेगा वही रहेगा। हवा मोदी की ही, मोदी जी की ही। बीजेपी ने तो टिकट दिया मुसलमानों, लेकिन क्या मुसलमान योगी को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे भाई, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है क्या? बिल्कुल देंगे, उनको जरूर देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? कैसी बात करेंगे आप? क्योंकि भाई हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा हक है उनको वोट देने का। अब देखो, जब तक मोदी जी योगी जी है, इनके अलावा कोई नहीं है। मुसलमानों का वोट बीजेपी को तो मिलेगा। मैं तो खुद बीजेपी को देके आ रहा हूँ। यहाँ पे समझ लो 25-30% और 40% बीजेपी को पड़ेगा। मेयर का ज्यादा पड़ेगा, सभासद में कम पड़े। 2024 का मूड क्या रहेगा? मूड तो धीरे धीरे बन रहा है बीजेपी का। जैसा अच्छा काम करेंगे तो आगे और बढ़ेगा। हम लोग 2024 को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को पोलिंग करा। तो इस चुनाव को 2024 का यूपी के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है। लोगों को आपने सुना। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बीती रात बड़ा दंगल हुआ, जंतर मंतर पर यह दंगल हुआ। रात भर खबर चलती रही। हुआ क्या है देख रहे हैं जरा। जंतर मंतर पर ये बिस्तर लाए गए, जिसे आप पलंग कहते हैं, इसे लाया गया क्योंकि पहलवान वहां मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। उसके बाद जंतर मंतर पर इनको लाने के बाद देखिए मारपीट शुरू हो गई, धक्का मुक्की शुरू हो गई। और इस धक्का मुक्की के बीच अगली तस्वीर दिखाइए, देखिए पुलिस ने रोका ले जाने से। उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया, ये देख रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ जरा वो सुनिए आप। फोड़ा गया है मेरे भाई का। कौन है कौन नहीं हमें नहीं जानते, इन्होंने फोड़ा है अंदर। ये इनका हाल है पुलिस प्रशासन का। ये भाई बैठा हुआ है, इसको टकरा रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। पता नहीं क्यों लेकर क्यों मारपीट कर रहे हैं हमारे साथ। आप पुलिस वाले आइए अब मैं आपको सिलसिलेवार ढंग से बताता हूं दरअसल हुआ क्या जंतर मंतर पर आज बीती रात। पूरी रिपोर्ट आपने दिन भर तस्वीरें देखी, लेकिन असली खबर क्या है? खबर यह है कि बुधवार रात को जंतर मंतर पर हंगामा शुरू हो गया। रात का वक्त था 10:45। आम आदमी पार्टी के नेता एक सोमनाथ भारती रात 10:45 पर पहुंच गए। बारिश हो रही थी, पहलवानों के बिस्तर भीग गए थे दरअसल। तो सोमनाथ भारती बेड लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे। पुलिस ने पहलवानों की बेड ले जाने की इजाजत नहीं दी कि यहां परमानेंट बिस्तर नहीं बिछता है, आप नहीं ले जा सकते। जंतर मंतर पर धारा 144 लागू रहती है, पुलिस तैनात रहती है, 5 लोगों से ज्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते। पुलिस ने बेड और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जाने से रोका। इस पर पहलवान और पुलिस के बीच बहस शुरू हो गई। कुछ देर बाद बहस बवाल और हाथापाई में तब्दील हो गई। पहलवानों ने पुलिस पर बदसलूकी के आरोप लगाए और पहलवानों ने कहा पुलिस वाले नशे में थे। पुलिस ने महिला रेसलर्स के साथ बदसलूकी की, ऐसा आरोप लगा। पहलवानों के साथ मारपीट की गई, यह भी आरोप लगा। विनेश फोगाट ने कहा कि उनके भाई के सिर में चोट लगी है। मारपीट में एक और रेसलर राकेश घायल हो गया। विनेश फोगाट ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने सोमनाथ भारती समेत कई लोगों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने बदसलूकी के आरोपों को खारिज कर दिया है। पुलिस ने जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी है। अब जरा पहले पहलवानों को सुनिए, उसके बाद आगे की बात बताते हैं। विनेश फोगाट क्या कहते हैं? जल्दी लेके जाओ, ये दिन देखने के लिए मैं लेके आया था देश के लिए, रोना नहीं, यही दिन देखने के लिए लेके आया था। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, पप्पा से पूछ रहा था, इतने कांड कर रहा है वो घर में, मत मुझे सो रहा बेड पे। हम एक वो तख्ते के वो जो काट के पड़ रहे हैं, जो भी बंदे हम लेके आ रहे हैं सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्ती सो जाओ मत जाओ, मारना ही है तो वैसे मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों, कैसे वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आना, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। हमारी पहले भी हम बोल रहे थे कि हमारी किसी सरकार से लड़ाई नहीं है, नहीं हमारी किसी विपक्ष से लड़ाई है, हमारी लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण से है। और ये चाह रहे हैं कि हम इसको राजनीतिक रूप देके, जातिवाद का रूप देके हम इसको कैसे बदल सकते हैं। 400 पुलिस वाले यहाँ कोई इसको पूरा छावनी बना रखा है, हम यहाँ क्राइम करके आए क्या? अब मैं आपको बताता हूं कि ये तो कुश्ती के खिलाड़ी और पुलिस के बीच हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पहुंची, आप देख रहे हैं। पुलिस ने स्वाति मालीवाल को उठाया कि आप वहां नहीं जा सकती हैं। उसके बाद पुलिस ने अंदर गाड़ी में भरा
पुलिस नहीं लीजिए। स्वाति मालीवाल गाली गलौज करने लगी। सुनिए जरा, सुनिए। आप नहीं कर सकते हमारे साथ आप जाइए मैडम, उधर के पीछे लाइन है, गमले बन के खड़ी हुई है, उठाई के चलिए आराम से मैडम। स्वाति मालीवाल को अंदर गाड़ी में भरा जा रहा है और स्वाति मालीवाल गाली गलौज कर रही है। मैडम यू कैन नॉट अब्यूज। पुलिस वाला कह रहा है कि आप गाली नहीं दे सकती। आइए एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। आइए अगली तस्वीर पीटी उषा की मैं आपको दिखा रहा हूं। पीटी उषा गई, जो खुद इस कमेटी में शामिल थी, वो पहुंची, उनकी तस्वीर में दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, पीटी उषा बैठी हुई है। पीटी उषा इस कमेटी में शामिल थी, वहां गई, उनके साथ भी बदसलूकी की गई, उसके बाद वो वहां से उठ के गई है, ऐसा आरोप लगा है। लेकिन पीटी उषा गई तो गई, लेकिन क्या ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है ये मोदी विरोध का टूल किट बन गया है? ये आरोप इसलिए लग रहा है। अगली तस्वीर दिखाई जरा। प्रियंका वाड्रा पहुंची थी यहां पर इस मंच पर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे इस मंच पर। एक और तस्वीर दिखाइए। भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे इस मंच पर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। अगली तस्वीर दिखाइए। राकेश टिकैत, ये आप देख रहे हैं, राकेश टिकैत पहुंचे थे इस मंच पर। क्या ये मोदी विरोध का अड्डा बन गया है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सारे लोग सिर्फ जा नहीं रहे, इन सारे लोगों को मौका मिल गया मोदी को टारगेट करने का। और यही बात बार बार ब्रजभूषण दोहरा रहे हैं कि दरअसल मकसद मोदी का विरोध है, मोदी को गाली देना है। मामला दिल्ली का, हरियाणा के खिलाड़ी, दिल्ली में एफआईआर हो गई और उसके बाद गाली मोदी को। देखिए जरा, प्रियंका वाड्रा ने लिखा, देश और परिवार का नाम रोशन करने वाली महिला खिलाड़ियों के आंसू देखकर बहुत दुख होता है, इनकी सुनवाई हो और न्याय दिया जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने लिखा, पुलिस की दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई के बाद और आज फिर जंतर मंतर पर खिलाड़ियों के बीच पहुंचा हूं, चोटिल पहलवान राहुल यादव का हालचाल लिया है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं केंद्र सरकार का घमंड टूटेगा। सोमनाथ भारती ने लिखा, पहलवानों के लिए बेड की व्यवस्था करना केंद्र की नजर में गुनाह था और देश की बच्चियों के साथ यौन शोषण करने वाला खुला घूम रहा है। स्वाति मालीवाल ने लिखा, जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, महिला रेसलर्स से मिलना मेरा अधिकार है लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। आइए अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ब्रजभूषण। मेरा स्वभाव है बच्चों को भविष्य सुधारने का, मैं अपना काम करता रहूंगा और जिसको जो करना हो करता रहे, और मुझे किसी से न द्वेष है, न कोई बैर है, न कोई भाव है, न बदला लेना है। बस न्यायपालिका पर भरोसा है, न्यायपालिका ने निर्णय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, लेकिन ये जो पूरा आंदोलन है, जो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा क्योंकि ये खिलाड़ी पहले चाहते थे एफआईआर हो गई, उसके बाद चाहते हैं गिरफ्तारी हो। देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ। पुलिस याचिकाकर्ता ने कहा पुलिस मामले की ठीक जांच नहीं कर रही है, तो पहलवानों के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मामला आने के बाद 28 अप्रैल को एफआईआर दर्ज हुई। इस पर जज ने कहा पुलिस ने सभी पीड़ितों के बयान क्यों दर्ज नहीं किए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा 7 शिकायतें थी, इसलिए मामला दर्ज होने में वक्त लगा। पहलवानों के वकील ने कहा 29 अप्रैल को 3 घंटे पूछताछ हुई है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा 6 पीड़ितों को 161 में बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। इस पर पहलवानों के वकील ने कहा नाबालिग समेत सभी शिकायतकर्ताओं का टीवी पर नाम आया है, नाम ले रहे हैं। इस पर जज ने कहा आप क्या कह रहे हैं कि टीवी पर इंटरव्यू नहीं देना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा शिकायतकर्ता भी इंटरव्यू दे रहे हैं। सीजेआई ने कहा आपकी दलील थी कि एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है, अब एफआईआर दर्ज हो गई है। सीजेआई ने कहा खिलाड़ियों को सुरक्षा दी जा रही है और ऐसे में अब इस याचिका को बंद करते हैं, यह कहा गया। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक और खबर है। आज की बड़ी खबर यह है कि बिलावल भुट्टो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। तस्वीर दिखाइए जरा। बिलावल उतरे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बिलावल उतरे हैं गोवा में। बहुत अच्छा लग रहा है बिलावल को। अगर बिलावल की बाइट आपके पास है, अगली तस्वीर दिखाइए। बिलावल की तस्वीर आप देख रहे हैं। बिलावल को सुनिए जरा, बिलावल भारत उतरने के बाद क्या कह रहे हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैं यहाँ गोवा पहुंचा हूँ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शिरकत करना, पाकिस्तान के डेलीगेशन को लीड करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो हमारा SCO का CFM है वो बहुत ही कामयाब होगा। तो बिलावल गोवा में है, लेकिन भारत से, भारत के विदेश मंत्री कोई बात नहीं करने वाले। वो चीन से बात करेंगे, रूस से बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान से कोई बात नहीं। बिलावल फोटो खिंच